उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसके पास संस्कृति है और जन्म के बाद वह सामाजिकता के द्वारा उसको सीखता है। हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उसे अनेक लोगों के साथ में अंतःक्रिया करनी होती है, इंटरेक्शन, और उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और इन्हीं सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और इन सामाजिक संबंधों में उसकी सामाजिकता का नियंत्रण, निर्देशन और संचालन होता है और यह कार्य समाज की व्यवस्था और उसके संगठनों के द्वारा किया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ उसका समाज अवश्य ही रहा होगा। बिना समाज के हम मानव की कल्पना नहीं कर सकते और बिना मानव के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। समाज की इस जटिल व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। अतः समाजशास्त्र का उद्भव अति प्राचीन काल से ही हो गया था, किंतु इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन जो है वो एक नवीन बात है। यानी वैज्ञानिक रूप से, व्यवस्थित रूप से समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र का अध्ययन एक नवीन अध्ययन है और सन 1838 में फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट ने उसे एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को हम समाजशास्त्र का जनक या पिता कहते हैं। इसके पूर्व इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अस्तित्व में नहीं लाया जा सका था। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन व्यवस्थाओं से होता हुआ यह एक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ और किन किन विचारकों ने इसमें सहयोग प्रदान किया। तो जब हम समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव दो दृष्टियों से संभव हुआ। पहला पाश्चात्य देशों में और दूसरा भारत में। देखने की कोशिश करेंगे कि पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तो पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को 4 अवस्थाओं में देखा जा सकता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अवस्था को। प्रथम अवस्था के रूप में हम देखते हैं कि जो हमारे पाश्चात्य विचारक थे वो यूरोप के अंदर इसका उद्भव मानते थे, किंतु वास्तविकता यह है कि भारत में इसका शुभारंभ बहुत पहले हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों में हो चुका था। लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को यूनानी विचारकों ने क्रमबद्ध रूप से देखा जा सकता है, जिन्होंने बहुत पहले सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम है रिपब्लिक, द रिपब्लिक, बहुत फेमस किताब है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक और अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इस पुस्तक में अनेक सामाजिक घटनाओं, प्रथाओं, सामाजिक संबंधों, स्त्रियों की स्थिति और सामाजिक संहिताओं पर प्रकाश डाला था। यूनानी सामाजिक विचारकों में लुक्रेशियस, सिसरा तथा मार्कस ऑरेलियस आदि के विचार भी उल्लेखनीय हैं और इनके ग्रंथों में आदर्श राज्य और विश्व बंधुत्व की भावना परिलक्षित होती है। जब हम द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था के अंदर 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। यानी अब सामाजिक समस्याओं को लॉजिकल रूप से समझने की कोशिश की जाने लगी कि कोई भी समस्या है उसके पीछे कारण क्या है। इस शताब्दी के विचारकों में थॉमस एक्विनस, दांते,
ने समाज को परिवर्तनशील माना। ये मानते थे कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और उसके तथ्यों का अध्ययन करने के लिए कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इन विचारकों ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके लिए समाज का होना अनिवार्य बताया और साथ ही ये बताया कि समाज की सुव्यवस्था के लिए सरकार की स्थापना होना भी जरूरी है। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग, न्याय, श्रद्धा, विश्वास, एकता, ईश्वर आदि पर भी बल दिया। एक्विनस ने 4 प्रकार के कानूनों, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैविक कानून और मानवीय कानून का उल्लेख किया। इस काल में वैज्ञानिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था, क्योंकि हम हर घटना के पीछे किसी कारण को जानने का प्रयास करने लगे थे। हर घटना को लॉजिकली समझने की कोशिश करने लगे थे, तार्किक रूप से समझने की कोशिश करने लगे थे। तृतीय अवस्था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था थी, और इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया, जब सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी और जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि पक्षों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा था। इस युग के प्रमुख समाजशास्त्री थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, हीगल आदि थे। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। थॉमस मूर ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद की वकालत की थी। बैंथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वार्थ की व्याख्या की। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की और जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार से जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ खाद्य सामग्री अगर नहीं बढ़ती है तो उसका पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसने जनसंख्या और खाद्य सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया था। बेकन ने सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार इस काल के विचारकों द्वारा बौद्धिक चिंतन प्रारंभ किया गया और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए गए। अब बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की इस अवस्था का शुभारंभ ऑगस्ट कॉम्ट से होता है, जिन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया था। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और कॉम्ट का परिचय प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सेंट साइमन से हुआ, जिन्हें कि कॉम्ट का गुरु माना जाता है, जो कि इन्हें उनका भौतिक पिता भी कहा जाता है, जो कि भौतिक विज्ञान के समान समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन कर सके तथा समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करे। ऑगस्ट कॉम्ट ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया और समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। तो सेंट साइमन जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु बने और ऑगस्ट कॉम्ट ने सेंट साइमन को फॉलो करते हुए समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से अवगत कराया। सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र शब्द को स्थापित किया और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में कॉम्ट के विचारों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1876 में सबसे पहले अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ और स्पेंसर ने इसे सावेवी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की थी।
कि जिस प्रकार से मानव के शरीर का विकास होता है उसी प्रकार से समाज का भी विकास होता है, सरल से जटिल की ओर। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को भी जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना। फ्रांस के ही टॉडे लिप्ले ने समाजशास्त्र की प्रगति में अपना सहयोग दिया और अनेक विचारक जैसे टॉनेज, वॉनविज, हीगल, मैक्स वेबर, सीमेल व वीरकांत आदि प्रमुख हैं, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर रहे। अमेरिका के विचारकों में गिडिंग्स, समनर, जिमरमैन, सोरोकिन, ऑगबर्न, मैकाइवर एंड पेज, निमकॉफ आदि प्रमुख रहे। इंग्लैंड में इसके विकास की गति धीमी रही, यद्यपि वहां के विचारकों में वेस्टरमार्क, हॉबहाउस, मानहीम, गिन्सबर्ग, चार्ल्स बूथ, हर्बर्ट स्पेंसर के नाम प्रमुख हैं। आज हम संसार के चाहे कोई भी विकासशील राष्ट्र हो या विकसित राष्ट्र हो, उसमें समाजशास्त्र का अध्यापन जो है उसको देखते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे समाजशास्त्र विषय की लोकप्रियता